ठीक है, हम लोगों ने वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया था, है ना। और अभी की क्लास में हम लोग बेसिकली फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे जो भी हमारा लेक्चर था इससे पहले, तो हमने आपको बताया कि वेपर प्रेशर बेसिकली की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मैंने आपसे बता दिया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड को हीट करने पे कलेक्ट होते हैं, उस वेपर्स का जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगता है किसी गिवन टेम्परेचर पे और इक्विलिब्रियम पे। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो इक्विलिब्रियम है ये आपको याद होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ही प्रेशर को हम वेपर प्रेशर करते हैं, अन्यथा जो प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर नाम देते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स और भी पढ़े थे कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का प्रेशर आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन में दिया होता है। मैंने आपको और भी बताया था कि अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो उस समय पे कुछ वेपर्स को हमें कंडेंस करना होता है सो दैट दोनों के रेट आपस में क्या हो, इक्वल हो सकें। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है कि अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हो सकते हैं किसी वेपर प्रेशर को। तो पहला अगर मैं डिस्कस करूं तो पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं कहूं कि नेचर ऑफ लिक्विड की मैं बात करूं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस बात को आपको समझना होगा कि किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। आप वैसे भी समझ सकते हो, मैं एक एग्जांपल दूं। मैंने कहा कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर फिल किया है, ये कंटेनर 1 है। दूसरा एक कंटेनर मैंने लिया जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल फिल किया, CH3OH हमने फिल कर रखा है भाई, ठीक है। ये कंटेनर नंबर 2 है। तो बेसिकली है क्या कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट करेगा यहाँ पे, किसमें? वाटर के मॉलिक्यूल्स में, वाइल अल्कोहल में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट करेगा। तो इस नेचर की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर यहाँ पे कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, इसलिए फोर्सेस कम है, मतलब इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर CH3OH इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर H2O। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका एकमात्र रीज़न यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तुम मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाएगा तो आप उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स कम फ्री होंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स फ्री कम हो रहे हो तो स्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे, और नंबर ऑफ वेपर्स अगर कम हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा हमारे पास वाटर है, फिर हमने कहा CH3OH है, फिर हमने कहा हम लोग के पास CH2OH जिसको ग्लाइकॉल बोलते हैं, फिर CH2OH, CHOH एंड CH2OH हमारे पास है। इसको हमने A दे दिया, इसको हमने B कहा, इसको हमने C कहा, इसको हमने D कहा। मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर आपको बताना होगा इसके लिए, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है, आप लोग सभी लोग देखोगे। इस क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम देते हैं सभी लोगों को, आप 1 मिनट का टाइम लोगे और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा
जिसमें वाटर, एल्कोहल, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन मैंने लिया है। इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। ग्लाइकॉल बोलते हैं, इसको ग्लिसरीन बोलते हैं, ग्लिसरीन बोलते हैं। ये अल्कोहल है। मैंने पूछा है कि इनमें आपको ऑर्डर बताना है बेसिकली, किसका? वेपर प्रेशर का। मैं आपको बताऊं कि देखो, जितने ज़्यादा OH ग्रुप, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, आप इस ट्रिक का ध्यान रखोगे कि अगर OH ग्रुप मोर होगा तो इसमें लेस विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। आप पहचानने का एक टेक्निक समझ सकते हो। कोई कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप ज़्यादा दिख रहे होंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा। मैं अगर बात करूं तो इसमें एक OH बॉन्ड है, ठीक है ना। आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें अल्कोहल में 1 OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है, इसमें 3 OH ग्रुप है। मीन्स सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा किसमें? बोलो, ग्लिसरीन में होगा कि नहीं होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। हमें मालूम है ना, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FA। अगर इसको हम यूज करें तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि वेपर प्रेशर का जो ऑर्डर होगा, D का सबसे ज़्यादा, फिर C, फिर B, फिर A होगा। आप समझ सकते हो, ABCD। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस बात को आपको समझना होगा कि ये कहानी होगा। मैं आपसे पूछूं कि दूसरा एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा हमारे पास वाटर है और दूसरा हमारे पास ईथर है, तो इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? ईथर का ज़्यादा होगा, ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इन पॉइंट्स को आपको क्लियर करना होगा, इन पॉइंट्स को आप लोगों को क्लियर करना होगा। मैंने आपको बता दिया, नेचर ऑफ लिक्विड में वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर किसी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी। और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। और उसके लिए एक छोटा सा मैंने टेक्निक भी बताया है कि OH ग्रुप अगर ज़्यादा होता है किसी कंपाउंड में तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होने लगता है। लेस विल बी द H बॉन्ड, मतलब फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? कम होगा। फोर्स कम होगा तो उसके वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद हम लोग इसी में एक टॉपिक और कवर करेंगे। बेसिकली इसी में हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे। टॉपिक को आप देखोगे सभी लोग। टॉपिक हमारा है बेसिकली, मैं कहूँ कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। सब लोग देखोगे ध्यान से। हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर की मैंने बात करी है। वेपर प्रेशर के बिहाफ पे किसी भी सॉल्यूशन का टाइप क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन को हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। इस बात को बहुत ध्यान से हम समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या है बेटा, तो आप लिखोगे द सॉल्यूशन विच हैव टेंडेंसी टू वेपराइज। और हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन विच हैव डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर कुछ P0 हो उसको बोलते हैं हम वोलेटाइल सॉल्यूशन। या मैंने लिखा है सॉल्यूशन विच हैव
solution which have tendency to vaporize या solution which have definite value of vapor pressure। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास वेपर प्रेशर की कोई वैल्यू हो या ऐसा सॉल्यूशन जो वेपराइज होने की एक टेंडेंसी रखता हो, तो उसको भी हम बोलते हैं क्या बेटा, आप सभी ध्यान से देखोगे, उसको भी हम बोलते हैं क्या, आप कह सकते हो कि वो वोलेटाइल सॉल्यूशन होगा। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल्स में आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा। पहला हम रखते हैं वाटर, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, टॉल्यूइन हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, टॉल्यूइन, ये सभी वेपराइज होते हैं। मतलब वाटर को अगर हीट करोगे तो वेपराइज होगा, अल्कोहल को हीट करोगे तो वेपराइज होगा, बेंजीन को हीट करोगे वेपराइज होगा, टॉल्यूइन को अगर हीट करते हो तो वे भी वेपराइज होगा। मतलब दीज सब्सटेंस हैविंग सम वेपर प्रेशर, वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, या हम कह सकते हैं इन सब्सटेंस को कहीं भी यूज किया जाएगा तो ये वेपराइज होने की टेंडेंसी रखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके मैं दूसरे अगर पार्ट की डिस्कशन करूं तो इसके सेकेंड पार्ट में हमें डिस्कस करना होगा। मैं अगर बात करूं तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं द सॉल्यूशन which have not tendency to vaporize। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास वेपराइज होने की टेंडेंसी ना हो उसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल, या नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर हो। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। लाइक मैं कह सकता हूं शुगर, मैं कह सकता हूं यूरिया, मैं कह सकता हूं ग्लूकोज। इनके मोलर मास की मैं बात करूं तो MWT, जैसे शुगर की बात करूं तो 342 होता है, यूरिया की बात करूं तो 60 होता है, ग्लूकोज की बात करूं 180 ग्राम लिख लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर याद रहता है आपको तो आपको आगे इन्हीं पे बेस क्वेश्चन मिलेंगे। आगे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, राउल्स लॉ वगैरह को डिस्कस करेंगे, तो सभी इन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होते हैं मोस्टली लिक्विड स्टेट में होते हैं, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थे वो सभी मोस्टली सॉलिड स्टेट में आपको दिखे। तो मेरा ये कहना है बेटा कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमने पढ़ा जिसमें नेचर ऑफ लिक्विड की हमने बात करी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम दूसरे फैक्टर को पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो फैक्टर जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। बेसिकली अगर मैं बात करूं, किसी लिक्विड की बात करें हम लोग, ये कोई कंटेनर है जिसको हमने लिक्विड फिल किया है। अगर बेटा हम इसको हीट करें, ऑन हीटिंग, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे देखोगे सभी लोग जो काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का वो बढ़ेगा। एंड काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स हैज मोर टेंडेंसी टू escape from surface of liquid। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके सरफेस से स्केप करने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। और अगर इस तरह से बढ़ता है टेंडेंसी तो मोर विल बी
वेपर प्रेशर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मीन्स अगर हम वेपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। इसका अगर मैं प्रूफ देखूं, इसका क्या प्रूफ है, तो d/dt, T है टेम्परेचर यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे ln Vp वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपान RT स्क्वायर, एक इक्वेशन होता है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर यहां से हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ देखें इस इक्वेशन से, तो वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा महसूस होगा। दूसरे स्टेप में अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो D आप लिख सकते हो ln वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपान RT स्क्वायर इंटू dt होगा। अब इसको इंटीग्रेशन अगर यूज करोगे तो आपको मालूम है यहाँ से कि ये बनेगा ln Vp विल बी इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपान R इंटू 1/T प्लस सम कांस्टेंट, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। अगर यहाँ से मैं आप लोगों से पूछूं, यहाँ माइनस साइन भी आएगा, कि इंटीग्रेशन आप इसका करके देखोगे यही आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस t को ऊपर ले जाओगे तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और पावर -2 है, तो पावर x की पावर n dx फॉर्मूले को यूज करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। अगर मैं यहाँ से सिंपली आपसे पूछूं कि ln Vp वर्सेस 1/T का ग्राफ बताओ, जो कि एक बार जेई में पूछा भी जा चुका है, ये ग्राफ पूछे जा चुके हैं, तो इस इक्वेशन को y इजकल टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू माइनस डेल्टा एच Vp अपान r होगा और x की वैल्यू 1/T होगा। तो स्लोप आपको पता चल गया, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और इसके लिए प्लॉट कुछ हमारा इस तरीके का आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट करोगे सभी लोग, टाइम दे दिया मैंने आपको नोट करने के लिए, सब लोग नोट करो। भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो भी पर डे आपको पढ़ाया जाता है उसको पर डे आप उसको रिवाइज करो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होती हैं, आप इसको बार बार रिवाइज करके कवर अप कर सकते हो। पर डे जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया उसको आप रिवाइज करना है, ठीक है? हम लोग इनमें क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, पहले हम तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अभी और कवर करते हैं, ठीक है ना? नोट कर लिया। अब आगे अगर हम डिस्कस करें इसी में, नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन की बात करें, थोड़ा सा आप इसको देखोगे सभी लोग, अगर मैं नेक्स्ट डिस्कशन की बात करूं तो बेसिकली इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या और कर सकते हैं उसको और थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं कहूं कि वेपर प्रेशर, अगर मैं दो टेम्परेचर ले लिया, एक टेम्परेचर T1 लिया तो वेपर प्रेशर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग P1 ले लेते हैं। अगर टेम्परेचर T2 लेते हैं तो वेपर प्रेशर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने P2 ले लिया। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को भी ध्यान से देखोगे, ये रिजल्ट सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखोगे ये होगा ln P2 अपान P1 इजकल टू डेल्टा H अपान R, और यहाँ से होगा 1/T1 माइनस 1/T2। आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो यही रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को डिफरेंट चैप्टर में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको थर्मो में यूज करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे इस इक्वेशन को यूज करते हैं। बेसिकली हम इसको और भी लिख सकते हैं, अगर लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये P2 अपान P1
और इधर 2.303 चला जाएगा तो ये डेल्टा एच 2.303 आर और 1/T1 माइनस 1/T2 होगा। इस इक्वेशन को ध्यान रखोगे। ये इक्वेशन डिफाइन फॉर दिस इक्वेशन डिफाइन फॉर ऑल कांस्टेंट लाइक आप ऑल कांस्टेंट की बजाय वेरियस कांस्टेंट भी लिख सकते हो। वेरियस कांस्टेंट लाइक Kp, Kc, Ka, Kb, Kh, Kw, K अल्फा, मतलब इतने कांस्टेंट Kp, Kc, Ka, Kb, Kw, Kh ये सभी केमिस्ट्री में कांस्टेंट है। Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट व्हेन एक्टिव मास इज द प्रेशर। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब कंसंट्रेशन यूज करते हैं। ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka बोलते हैं। Kb को बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। Kh का मतलब होता है कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस। Kw का मतलब होता है कांस्टेंट फॉर वाटर डिसोसिएशन। K अल्फा का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। बात सुन में आ रही है। ये सभी वेरी कर सकते हैं किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, और उसके लिए इक्वेशन हम यही यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। क्या मैं रिवाइज आपको कराना चाहता हूँ कि वेपर प्रेशर होने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक मैं रिवीजन फिर से मैं आपको बताऊँ तो वेपर प्रेशर ओनली डिफाइंड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होंगे उस पॉइंट पे हम बोलते हैं क्या बेटा? वेपर प्रेशर। पहली बात। दूसरा कि वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस फिनोमिना नहीं है। वाइल अगर मैं बात करूँ आपसे तो हमें मालूम है कि इवेपोरेशन ऑब्लिक कंडेंसेशन आर सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना। तीसरी बात मैं बताऊं तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड्स अपॉन क्या बेटा? शेप ऑब्लिक साइज ऑब्लिक वॉल्यूम ऑब्लिक मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब बेसल के शेप पे, साइज पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये एक सरफेस फिनोमिना नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? बोलिए। तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिवाइज करा दिया मैंने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ते हैं बॉइलिंग क्या होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट आप मुझे बताइए। तो लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस become equal to external pressure। तो कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है ना? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर।
या देन इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को अगर क्लासीफाई करूं तो ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को समझोगे सभी लोग। नॉर्मल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा बॉइलिंग पॉइंट एट 1 ATM, ऐसे याद रखोगे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट 1 ATM पे, और इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एट 1 बार प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों अलग अलग तरह से डिफाइन होते हैं। 1 बार प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग टेम्परेचर आ रहा होगा उसको हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और 1 ATM के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें टेम्परेचर मिलेगा बॉइलिंग के या वो हम बोलते हैं बेटा क्या, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। या हम कह सकते हैं टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम इक्वल टू 1 ATM, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। एंड यही अगर प्रेशर 1 बार के बराबर हो जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। कुछ चीज़ें और हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक नोट्स बना के लिखूं तो इसको ध्यान से सुनोगे। इसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को सब लोग याद कर लोगे। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो थोड़ी सी और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मीन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, ये बात ध्यान रखोगे। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये 1 ATM हो सकता है, और हम इसी को 760 mm ऑफ Hg भी कह सकते हैं, या इसी को 760 टॉर कह सकते हैं, या इसको 76 cm ऑफ Hg कह सकते हैं, और इसको 1.01 × 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं, या इसी को न्यूटन पर मीटर भी कह सकते हैं। मैंने इतने सारे यूनिट्स इसलिए आपको दिया क्योंकि मे बी प्रेशर अलग अलग यूनिट्स में आए, उनका इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या रिलेशन होंगे इसको हमें देखना है। मैंने इसको हेडिंग बना दिया, लेकिन आपको नॉर्मली ऐसे पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट आप ऐसे भी जानते हो, कोई भी ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी हमारा सब्सटेंस बॉयल करना शुरू कर देता है। सपोज अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होगा ना, वेपराइज होगा। और ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर वेपराइज होता है तो अगर हम किसी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको वेपराइज करना चाहें तो वो तो वेपर्स क्रिएट ही नहीं करेगा। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये एक ऐसी बात है कहने के लिए, एक्सपेरिमेंटली ऐसा संभव नहीं है कि आप ऐसा समझो कि अगर वेपर प्रेशर को हाफ टाइम डिक्रीज कर दें तो हमारा टेम्परेचर ट्वाइस बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर को हाफ करें तो वेपर प्रेशर ट्वाइस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
यानी कि सब्सटेंस के पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम होगी। ऐसा रिलेशन कोई फिजिबल नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए इसको याद कर सकते हो। समझने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको समझने के लिए आप इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। समझ में आ गया? आप लोग इन पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करो, आप रिवाइज करो। आगे हम कुछ और टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली कंसेप्ट को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम चल के फेज डायग्राम डिस्कस करते हैं जिसमें इन पॉइंट्स का बड़ा रोल है ना। और उसके अलावा हम किसी सब्सटेंस के लिए हम अलग अलग ग्राफ को एनालिसिस करते हैं। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस आएगा, उसको हमें देखना होगा। तो बेसिकली हमें टॉपिक कवर करना है। देख रहेंगे आप लोग बोर्ड पे कि कंसेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट की मैंने बात करा है। बेसिकली मैं आपसे पूछूं कि बबल पॉइंट क्या होता है, तो ऐसे लिखते हैं, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेपराइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वो पॉइंट जिस पे पहला ड्रॉप क्या हो बेटा, वाटर का वेपराइज हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, बबल पॉइंट। अब इसमें एक नोट्स हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एट बबल पॉइंट, ठीक है ना। पहला, लिक्विड इज मेजर एंड वेपर इज माइनर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पहला ड्रॉप लिक्विड अगर वेपराइज हुआ है तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट ड्रॉप अगर लिक्विड वेपराइज होगा तो लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होगा, वेपर का अमाउंट कम होगा। ऐसा मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो लिखते हैं इसको, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड। ऐसा पॉइंट जिसमें लास्ट ड्रॉप लिक्विड क्या हो, वेपराइज हो जाए। लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर मैंने लिख दिया, लिक्विड लेते हैं, अच्छा रहेगा। लिक्विड इज वेपराइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं आपसे नोट्स में पूछूं तो आप लिखोगे एट ड्यू पॉइंट। अगर मैं ड्यू पॉइंट की बात करूं तो लिखोगे लिक्विड इज माइनर, पहली बात। दूसरा, वेपर इज मेजर। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और एक पॉइंट और समझते हैं, थर्ड पॉइंट। इसमें लिखते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड between bubble point and ड्यू पॉइंट। मतलब लिक्विड वेपर जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट के ही बीच में होगा। मतलब बबल पॉइंट की मैं बात करूं तो इनके ही बीच में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम
आएगा, इस बात को बड़ा जरूरी है आपको समझना। अगर इस बात की मैं आपसे पूछूं, ऐसे समझोगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने कहा कि एक कंटेनर है, देखोगे सभी लोग बोर्ड की तरफ, इस कंटेनर को एक मूवेबल पिस्टन से कवर कर दिया है और बिल्कुल इसमें लिक्विड फिल कर दिया है एकदम। तब लिक्विड को प्रेस कर दिया हमने इस किससे, पिस्टन से, इसको हीट करना शुरू किया। तो हम पिस्टन को जब लिफ्ट अपवर्ड करेंगे या ऊपर उठाएंगे तो इस पोजीशन पे क्या होगा, भाई देखोगे ना, हीट करोगे तो वेपर्स कहाँ बनेंगे, जगह नहीं है ना। तो थोड़ा सा अगर हम पिस्टन को ऊपर कर दें तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि यहाँ पे ये लेबल है, ये लेबल है। पहला ड्रॉप क्या बना, आप कह सकते हो वेपर फॉर्म हुआ। तो ये बेसिकली बबल पॉइंट बना। फिर से हमने इसको हीट किया, ठीक है, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा कि पोजीशन कुछ ऐसा बनेगा। अब इतना जगह खाली हो गया, बहुत सारे इसमें क्या आ गए, वेपर्स आ गए। ये सब क्या है, वेपर्स है। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। एक समय आएगा, एक समय आएगा जब पूरी तरह से लिक्विड क्या हो, ये वो समय ऐसा मैंने बना दिया। इसमें एक आध बूंद ड्रॉप अगर आपका लिक्विड बचा है, और ये सब क्या है, ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस है। अगर इसके बाद भी हम फर्दर इसको हीट करते हैं तो आप क्या देखोगे कि जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें सिर्फ आपको क्या दिखेगा, गैस दिखेगा या वेपर्स दिखेंगे, और वेपर्स दिखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि बबल पॉइंट से पहले सिर्फ लिक्विड होगा। नोट्स में हम लिख सकते हैं कि बिफोर बबल पॉइंट ओनली लिक्विड और आफ्टर ड्यू पॉइंट ओनली गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर एग्जिस्ट, वेपर प्रेशर एग्जिस्ट ओनली बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में लिक्विड वेपर का मिक्सचर मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिक्विड वेपर का मिक्सचर मिलेगा तो उन्हीं मिक्सचर में इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज होगा। फिर से मैं समझाऊं, एक वाटर हमने एक कंटेनर में फिल किया बेसल में, इस पर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, पिस्टन को प्रेस कर दिया, हमने हीट किया। जब थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा तो वेपर्स पहला बनेगा, तो बबल पॉइंट यहाँ पे शुरू हो गया। धीरे धीरे हम हीट करते रहेंगे तो ये जो लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि हम पिस्टन को ऊपर कर रहे हैं तो उसको जगह मिल रहा होगा, लेकिन उसी पोजीशन पे कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर हम फास्ट रखते हैं, कंडेंसेशन कम रखते हैं, तो लिक्विड पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना है तो हम पिस्टन को फिक्स रखें,
मेरी बात को समझोगे। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना है तो पिस्टन को फिक्स रखोगे तभी इक्विलिब्रियम से स्टेबलाइज होगा। और इक्विलिब्रियम आप देख रहे होगे कि बबल पॉइंट ये ड्यू पॉइंट है। इसी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो सकता है। जहां पूरी तरह से गैस है या पूरी तरह से लिक्विड है वहां इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा। इस बात को आपको समझना होगा। मीन्स अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर वर्सेस अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, आप ऐसे समझोगे। अगर हम लोग वेपर प्रेशर के लिए हम अगर ग्राफ की बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे। पहले हम लोग ऐसा करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की अगर मैं ग्राफ देखूं तो आप देखोगे कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा तो बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट तक तो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम होगा ना। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा तो वेपर प्रेशर इसमें चेंज ही नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ड्यू पॉइंट के बाद आप देखोगे ये क्या करेगा बेटा, ये बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा। क्यों भाई, पूरी तरह से गैस आ गया ना, तो बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट के बीच में वेपर प्रेशर वर्सेस अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ जो वेपर प्रेशर होगा वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आप क्या देखोगे कि ड्यू पॉइंट से लेके इसके बाद की अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ गैस होंगे। तो उस गैस के लिए हमें मालूम है कि बॉयल्स लॉ लगाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल कुछ करवाता हूँ, सब लोग देखोगे कुछ। मैं एक एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मैंने कहा मैंने एक क्वेश्चन दिया, इन क्वेश्चन से समझना बड़ा आसान है। मैंने कहा कि ये कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है और इसमें कोई गैस फिल है। इसका वेपर प्रेशर है 400 mm of Hg। अगर इस पूरे गैस को मैं अगर एक 7.5 लीटर के वॉल्यूम में अगर शिफ्ट कर दूं तो फाइनल वेपर प्रेशर क्या होगा। इस गैस को अगर हमने इसमें भर दिया तो फाइनल वेपर प्रेशर आपको बताना है। इस केस को देखोगे, इसमें हमने गैस लिया है, तो अगर गैस लिया है तो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा और ये कहता है P1 V1 इजकल टू P2 V2। 5 इंटू 400 विल बी इक्वल टू 7.5 इंटू P2 मीन्स P2 यहाँ से क्या होगा 5 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 7.5। ठीक है, 800 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपने एक रिजल्ट देख लिया, पहला एक्सपेरिमेंट ये है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, एक दूसरा क्वेश्चन दूं, हमने कहा कि एक वाटर है। हमने कहा कि इसमें हमने वाटर ले लिया है और इसका वेपर प्रेशर हमने 200 mm ऑफ Hg ले लिया। इसका वॉल्यूम ले लिया 5 लीटर। ठीक है ना, वाटर हमने लिया है और इसका वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ Hg दे दिया। अगर मैं इस सेम लिक्विड को अगर मैं इसको 10 लीटर के एक वेसल में अगर रख दूं, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर वेसल में, तो वेपर प्रेशर मैंने पूछा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सब लोग देखोगे, आपको टाइम दे दिया मैंने, टाइम दे दिया। पॉइंट को आपको कवर करना होगा।
मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया है। सब लोग क्वेश्चन फिर से देख लोगे। ये कंटेनर में हमने लिक्विड वाटर भरा है जिसका वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ He है, इसका वॉल्यूम 5 लीटर है। इस सेम सब्सटेंस को वाटर को अगर हम 10 लीटर के कंटेनर में रखते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बोलो। सिंपली आपको मालूम है ना कि यहाँ पे गैस था, तो गैस में तो बॉयल्स लॉ लगाओगे ना, यहाँ पे लिक्विड है। अब वाटर का वेपर प्रेशर कंटेनर के वॉल्यूम के साथ वेरी करता है क्या? नहीं करता है ना। शेप, साइज, अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन का आंसर पूछे, तो वेपर प्रेशर कितना होगा? बोलो 200 mm ऑफ Hg। इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब जो इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वही यहां भी होगी। मैं एक एग्जांपल की बात करूं, थर्ड, मैंने कहा एक कंटेनर है जिसमें हमने एक लिक्विड लिया है और इसका वेपर प्रेशर 500 टॉर दे दिया और इसका वॉल्यूम दे दिया 10 लीटर। सेम सब्सटेंस को अगर मैंने, मतलब सेम लिक्विड को अगर मैंने एक 25 लीटर के वॉल्यूम में शिफ्ट कर दिया तो मैंने पूछा है वेपर प्रेशर क्या होगा। फिर से आपका आंसर वही आएगा कि वेपर प्रेशर अमाउंट के साथ तो वेरी ही नहीं करेगा। जो वेपर प्रेशर यहाँ होगा वही जाके यहाँ भी होगा। तो वेपर प्रेशर कितना हो गया? 500 टॉर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे N2 गैस है, ठीक है ना, इस कंटेनर में हमने N2 गैस भरा है, इसका वेपर प्रेशर अगर 500 mm ऑफ Hg है और इसका वॉल्यूम अगर 10 लीटर है, अगर इस गैस को मीन्स N2 गैस को अगर हम लोग शिफ्ट कर दें किस में, एक ऐसे कंटेनर में जिसका वॉल्यूम 25 लीटर है, तो मैंने आपसे वेपर प्रेशर यहाँ पे पूछा है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे लिक्विड था तो लिक्विड का वेपर प्रेशर थोड़ी चेंज होगा, लेकिन ये तो गैस है ना, गैस का जो प्रेशर होता है तो पार्शियल प्रेशर होता है। नहीं आ रहा है समझ में? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स यहाँ से हम यूज करेंगे P1 V1 इजकल टू P2 V2 और यहाँ से होगा 500 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 25 इंटू P2। यहाँ से हम P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके। मीन्स आपको मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट कि अगर मैं बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑलवेज डिफाइंड फॉर लिक्विड। ये वेपर प्रेशर लिक्विड के लिए डिफाइन होता है, या हम इसी को प्रेशर ऑफ गैस भी कहते हैं, ओवर लिक्विड। किसी लिक्विड के ऊपर किसी गैस का प्रेशर भी कहते हैं। मीन्स फॉर वेपर प्रेशर लिक्विड एंड गैस बोथ आर रिक्वायर्ड। इस बात को समझ लोगे ध्यान से। किसी कंटेनर में या तो सिर्फ लिक्विड हो तभी हम उसमें वेपर प्रेशर की बात कर सकते हैं, और लिक्विड के साथ वेपर प्रेशर दे रहा होगा मीन्स आप समझ सकते हो कि वेपर प्रेशर कह दिया मतलब कुछ गैस के अमाउंट है, मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर लिक्विड नहीं है तो वो वेपर प्रेशर नहीं होगा, वो होगा पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर कंटेनर के वॉल्यूम के साथ चेंज करता है भाई, लेकिन वेपर प्रेशर अमाउंट, शेप, साइज, वॉल्यूम ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। इस पॉइंट को आप लोग याद करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। कल की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, राउट्स लॉ सीखेंगे
क्लियर हो गया? थैंक यू।